मेहरबान कद्रदान साहिबान, सुन लो कटिहार के वोटरान, दूर करिए सियासी तनाव, मजे से देखिए कटिहार का चुनाव। किसने सपनों को तोड़ा, किसने वायदों को किया पूरा, कौन फेंक रहा जुमलेबाजी का जाल, कौन खींच रहा बाल की खाल। नेताजी के एजेंडे का पिटारा खुलेगा, कद्दू निकलेगा यह काम, कैसे बदलेंगे सूरत हाल। नेताजी से पूछिए सीधा सवाल, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं, क्योंकि नेताजी हाजिर हैं। नेताजी हाजिर हैं में आज मुखातिब हैं 15 सालों से विधायक, बीजेपी के मुख्य सचेतक, सुशील मोदी के खासम खास माने जाने वाले कटिहार से बीजेपी के उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद। 2005 के पहले का कटिहार और आज के 15 वर्ष के कटिहार का तो तुलना आपको करना पड़ेगा। है क्या कि हम विधायक हैं, हम सरकार नहीं। नाला और सड़क बनाने का काम हमने किया, इसके पूर्व इस तरह का अतिवृष्टि नहीं हुआ था। जल जमाव इतने लंबे अरसे तक रहेगा उसका आभास नहीं। पूर्णिया प्रमंडल का इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक की भी स्थापना भेड़िया रेखा के पास कराने का काम किया। हम फ्लाईओवर बना सकते हैं और हमने इस संबंध में पहल भी की है। मैंने अपने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड और कटिहार नगर में 264 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है। 2 पावर सब स्टेशन की स्थापना कराई। एक कार्यकाल में हमने 30 पुलों का निर्माण कराया था, जिसमें 20 पुल सिर्फ डंडखोरा में मैंने निर्माण कराया। नेताजी हाजिर हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो 52, 57 और 62 में के बाद दूसरे ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार लगातार कटिहार विधानसभा 63 के विधायक रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि 52, 57 और 62 में सुखदेव नारायण सिंह विधायक लगातार 3 बार जीते थे, लेकिन तारकिशोर भगत दूसरे ऐसे विधायक हैं जो 2005 से लेकर 2020 तक लगातार विधायक रहे। अब इनके सामने चुनौती यह है कि चौथी पारी यानी चौथी बार विधायक बनने के लिए बीजेपी यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। आज हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी तारकिशोर भगत हैं। इनसे हम कटिहार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल करेंगे और विधायक जी यूं कहे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के वो जवाब देंगे। सबसे पहले तो कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद तारकिशोर जी। सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि आप लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और इस बार भी एनडीए ने आप पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने श्रोताओं को और दर्शकों को नवरात्रा एवं विजयादशमी की शुभकामना देता हूं। और इस बार चौथी बार हम चुनाव के मैदान में हैं और हमारी 3-4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता, जो अतिवृष्टि के कारण कटिहार में जो जल जमाव देखने को मिला या उसके कारण जो हमारे नागरिकों को परेशानी हुई, इसके लिए मैं लगातार 2018 से प्रयत्न कर रहा था और नगर एवं आवास विभाग के बुडको ने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट 1 एक प्लान तैयार किया है, जिसका डीपीआर 1 अरब 93 करोड़ रुपया है और उसकी तकनीकी स्वीकृति भी बुडको ने दे दी है। और नगर एवं आवास विभाग के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब श्री नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी तो यह योजना निश्चित रूप से कटिहार में लागू होगी। इसमें 3 फॉल है, वाटरफॉल है, जिसमें एक कारीकोसी है, दूसरा रोजितपुर है, तीसरा जो मिर्चाईवाड़ी का क्षेत्र है उसे कोलासी या कोसी धार में उसको आउटफॉल किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और वर्षा के जल के निकासी का एकमात्र सबसे बेहतर
योजना यही है। यह योजना बिहार में सहरसा में प्रारंभ हुआ है और कटिहार दूसरा ऐसा नगर निगम क्षेत्र होगा जहां यह योजना प्रारंभ होगा और अस्थायी तौर पर कटिहार वासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी। चलिए, ये तो जल जमाव की समस्या है। आज भी कई ऐसी जगह है जो जल जमाव से लोग परेशान हैं। आपके द्वारा भविष्य में, फ्यूचर में अगर आप जीत कर जाते हैं तो लोग किस तरह से आश्वस्त होंगे कि इस तरह की समस्याओं से लोग निकल पाएंगे? मैंने आपको पूर्व में ही बताया, यह योजना निश्चित रूप से हम सब लागू करेंगे। इसे सरकार भी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी जब बीच के कालखंड में जल जमाव था, जो अब धीरे धीरे पानी हटा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई और माननीय उप मुख्यमंत्री ने कटिहार में नामांकन के आशीर्वाद सभा में भी स्पष्ट तौर पर बताया है कि यह योजना यहाँ लागू होगी। और मेरा जो दूसरा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कटिहार के लोग जाम से वो परेशान थे कि गौशाला के पास जो रेल गुमटी है उसमें रोड ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ के इस रेल गुमटी के रोड ओवर ब्रिज का निविदा की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और यह ऑलरेडी अवार्ड होने की स्थिति में आ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह कार्य प्रारंभ होगा। कई तकनीकी कारणों से बरसों से यह योजना टलती जा रही थी। कभी आरसीडी में यह सड़क था, बाद में अब लगता है कि वो फाइनल कगार पर कन्वर्शन हुआ, फिर रेलवे ने पावर सब स्टेशन बना दिया, उसके कारण अलाइनमेंट चेंज हुआ। जब निविदा हो गई तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने निविदा डाला वो 9% एबव डाल दिया। बाद में विलम्ब के कारण जो रेट शेड्यूल है वो 13% हो गया और 13% हो गया, तो अब 9% एबव में वो काम नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मजबूरी में मंत्रालय को दूसरी निविदा निकालनी पड़ी। तो चलिए खैर, यह योजना भी अब इसी वजह से इतना विलम्ब हुआ। चरण है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल कि मेरा लगातार प्रयास था। 2009 में मैंने सदर अस्पताल को 300 बेड का अस्पताल में अपग्रेड करने का एक सफल काम किया था और लगातार प्रयास करने के कारण अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड के अस्पताल भवन के निर्माण का शिलान्यास भी किया। उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गया है। और दूसरी जो एक महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार में 9 स्थानों पर मातृ शिशु अस्पताल निर्माण कराने की स्वीकृति दी थी। उसमें कटिहार को मैं लगातार प्रयास करके उसकी स्वीकृति दिलाया और 20 करोड़ की लागत से 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल का भी निर्माण सदर अस्पताल के ही परिसर में, जब आप मुख्य द्वार की ओर प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर का जो वो पुराना आवासीय परिसर है, उस परिसर में उसका किया जाएगा। और इसके साथ ही मैंने कटिहार विधानसभा क्षेत्र एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड जुड़े हुए हैं। तो कटिहार सदर प्रखंड के हपलागंज में मैंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना कराई और हसनगंज में महमदिया में मैंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई और कटिहार शहर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में एवं फसिया मोहल्ले में उसकी स्थापना कराई जो कार्यरत है। इस तरह से शहर में भी 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र आज चालू है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 स्थानों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवस्थित हैं। और ये 2 जो महत्वाकांक्षी योजना है जहां बेड के अभाव में रोगियों को कठिनाई हो रही थी, इस कठिनाई को दूर किया। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि को आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि
जब बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो प्रत्येक प्रमंडल को एक ये माना गया, मतलब उसका एक स्तर तय किया गया कि प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मैंने बिहार विधानसभा में प्रश्न किया था तो सरकार ने कहा था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक स्थापना होगी, उस आधार पर प्रमंडल के अंतर्गत कहीं भी हो सकती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि पूर्णिया प्रमंडल का इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार में उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जो हाजीपुर में बन रहा है। जी, हाजीपुर के नज़दीक में वो बन रहा है। 9 एकड़ जमीन पर 99 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो रहा है। और बाद में सरकार ने प्रत्येक जिला स्तर पर भी उस प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है और वो हो भी रहा है। लेकिन यह उस समय का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सिर्फ प्रमंडल में एक स्थान पर होना था, वो कटिहार में बना। ये हमारी उपलब्धि है। यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक नहीं था, मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक की भी स्थापना भेड़िया रेखा के पास कराने का काम किया। आप तो लगातार तीसरी बार हैं विधायक और चौथी पारी की तैयारी में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 15 वर्षों में आपके द्वारा कोई ऐसा काम छूट गया हो जो कटिहार की जनता चाह रही हो, आप भी चाह रहे हो, वो नहीं कर पाए हैं? देखिए, कटिहार में जो एक बड़ी समस्या है जाम की जी, पार्किंग की, जिसमें कि शहर के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कटिहार को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है और पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ में दलन से बाईपास एक सड़क बनेगी जो आगे मनिहारी पथ में ही शरीफगंज के आगे वो फिर उससे कनेक्ट होगी। और जितने भारी वाहन हैं शहर के बाहर सीधे जो झारखंड तक जाना चाहेंगे, जो पुल बन रहा है उसी गंगा पुल के कारण ये 4 लेन से कनेक्ट हुआ है, तो उस जाम से भी बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और दूसरा क्या कि कटिहार शहर में पथ निर्माण विभाग की एकमात्र एक सड़क है जो चूरी पट्टी से महमूद चौक तक है। वही एक सड़क है जिसमें कि हम फ्लाईओवर बना सकते हैं और हमने इस संबंध में पहल भी की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कटिहार की जनता का मुझे पुनः सेवा करने का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। तो इस फ्लाईओवर को निश्चित रूप से हम बनाने का काम करेंगे। कटिहार में जो जाम की जो सबसे बड़ी समस्या है, मोटर वाहन के पार्किंग की जो समस्या है, उसके लिए मैंने कटिहार नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र कर्पूरी मार्केट के इर्द गिर्द है जहाँ की हम अस्थायी तौर पर पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी जो बस का परिचालन यत्र तत्र से हो रहा है, आरओबी नहीं बनने के कारण बस मालिकों को जो कठिनाइयाँ हो रही है, तो वो कठिनाइयाँ जब दूर होगी तो हमारा जो ऑटो स्टैंड है उसके इर्द गिर्द और कोई एक नया स्थल चुनकर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे। चलिए, तो जिससे कि जाम की समस्या से लोग मुक्त होंगे। और मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अलावा जो जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए पूर्व में भी कटिहार नगर निगम में कई प्रस्ताव लंबित थे। कटिहार नगर निगम का जो सामान्य बोर्ड की बैठक विगत 2 वर्षों से नहीं होने के कारण महात्मा गांधी पथ का ऊंचीकरण और उसके दाहिनी ओर से पक्का नाले का निर्माण की योजना लगातार 2 वर्षों से लंबित थी। इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि का उसमें खर्च होना है और यह ड्रेनेज पानी टंकी चौक से सीधे हरदयाल चौक तक वो ड्रेनेज जाएगा। और एमजी रोड में जो बाईं ओर आप देख रहे हैं, शहीद चौक पर जब खड़ा होंगे तो बाईं ओर का जो नाला है उसको मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत मैंने उसको बनवाया है और ये इसका ऊंचीकरण आवश्यक है। उसी तरह से गामी टोला का सड़क जहां सत्संग मंदिर के पास जल जमाव होता है उसके भी ऊंचीकरण का प्रस्ताव लंबित था। पटेल चौक से बाजार समिति की ओर जाने वाली सड़क वो भी काफी जर्जर है। नहीं, पहले इसको मैं समाप्त कर दूं। बिल्कुल। तो वो भी सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित था। ये जो अनाथालय रोड में जो जल जमाव होता है उसका भी ऊंचीकरण और एक नाले का भी निर्माण होना है, वो भी लंबित था।
इस तरह से जो 3-4 प्रमुख जगह जो जल जमाव है, हाई स्कूल पारा में भी है, लेकिन हाई स्कूल पारा में लग रहा है कि जो नाला पूर्व से था उस नाले को ऊंचा करके उस पर अस्थायी तौर पर जो ढलाई कर दिया गया है, उसके कारण वहाँ पर जल जमाव इस वर्ष से ज़्यादा प्रारंभ हुआ है। अन्यथा मैंने हाई स्कूल पारा में मजार के पास से शर्मा टोला तक लंबी सड़क का निर्माण कराने का काम किया, और इसके पहले कभी उस तरह का जल जमाव नहीं होता था, लेकिन उस नाले के कारण हुआ है। मैंने कटिहार नगर निगम के जो अभियंता हैं, जो नगर आयुक्त, उनको भी मैंने कहा कि उसको एग्जामिन करना चाहिए आखिर किस हालात में उस तरह के नाले का निर्माण हुआ। अगर हुआ है तो फिर उसका जो रेमेडी है उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। सर, आपको ऐसा लगता है कि कई ऐसे योजनाएं हैं, कई ऐसे काम हैं जो आपको, चूंकि आप 15 साल से हैं, तो आपको लगता है कि ये काम पहले होना चाहिए, अब लेट हो गया, इस तरह की कोई हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कुछ जैसे आप स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, उसे बिहार सरकार ने सहरसा से प्रारंभ किया और कटिहार को प्राथमिकता दी है, लेकिन यह काम अगर पहले होने से आज कटिहार के लोगों को यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन इसमें एक बड़ी लागत है, इसलिए सरकार ने भी उसको धीरे धीरे इन चीज़ों को समझा है और आने वाले दिनों में होगा। लेकिन एक चीज़ हम और बताते हैं, किसी भी शहर के विकास के लिए उसमें कई मल्टी डायमेंशन हैं। जैसे शहर का ब्यूटिफिकेशन है, इसके पहले कटिहार शहर में आपको एक भी पार्क नहीं था। मैंने स्वर्गीय ध्रुव कुंडू चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण कराया, मैंने कॉलोनी नंबर 2 में एक पार्क का निर्माण कराया। आप देखे होंगे कि विजय बाबू पोखर की पहले क्या स्थिति थी। मैंने विजय बाबू पोखर को 1 करोड़ 19 लाख की लागत से उसको अपग्रेड करवाया। उसमें जो छठ व्रती जो हमारे माताएं बहनें आती थी, उसके लिए मैंने 3 टायर में उसका सीढ़ी का पक्कीकरण करवाया। और सिर्फ विजय बाबू पोखर में ही मैंने पक्कीकरण नहीं करवाया, महाभारत क्लब का जहां नहर पर बैगना में जो छठ होता है, वहां भी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सीढ़ी बनवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना जहां हम अनुशंसा करते थे, उसमें हमने कोसी धार पर मैंने 3 टायर एक लंबा पक्का सीढ़ी का निर्माण, 3 टायर में सीढ़ी बनाने का काम किया। बीएमपी का जो धार है, जहां छठ व्रत करने के लिए जाती हैं, वहां मैंने 3 या 4 टायर में मैंने वहां पर सीढ़ी बनवाने का काम किया, जो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है। इतना ही नहीं, जो काली मंदिर है उसमें मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत ही जो स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने उस पॉन्ड को बनवाया था। उसमें हम लोगों ने छठ व्रती के लिए उसको अपग्रेड करने का काम किया। तो किसी भी शहर के विकास के लिए वो एक पार्क की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैंने बिहार सरकार के पीएचडी विभाग की ओर से 50 लाख रुपए की लागत से मुक्ति धाम का निर्माण कराया, जहां हिंदू धर्म के लोग अंतिम संस्कार कर सकते हैं। नहीं तो कोसी के किनारे कोई स्थान नहीं था जहां की हिंदू पद्धति से दाह संस्कार किया जाए, उसको मैंने करवाने का, लेकिन रख रखाव नहीं हो पा रहा मुक्ति धाम का, आज भी वो हाँ जी, देखिए टूटा फूटा स्थिति में है। आपने बनवाया जरूर है जी, विधायक जी बनवा सकता उसको निर्माण करवा सकता है, लेकिन रख रखाव में यह प्रावधान भी है कि जो स्थानीय लोकल अर्बन बॉडी है वो सारी चीज़ों को देखना पड़े। जैसे जितने पार्क्स मैंने बनवाए, मुक्ति धाम बनवाए, छठ घाट का हमने निर्माण कराया, ये सारी चीज़ें जो लोकल अर्बन बॉडी है ये उसको करना है, ये प्रावधान भी है नगर विकास विभाग के द्वारा, ये प्रावधान भी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी जी ने महेश्वरी अकेडमी के कैंपस में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया था विधायक कोष से। उसको मैंने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की राशि से उसको काफ़ी अपग्रेड किया, और आज वुडन फ्लोर पर हमारे कटिहार के जो होनहार प्रतिभावान हमारे खिलाड़ी हैं आज उस पर अभ्यास करते हैं और राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन होता है। मैंने विधायक कोष से ताई कमांडो के खिलाड़ी को टर्फ देने का काम किया, मैंने टेबल टेनिस भी अपने विधायक कोष से दिया है, मैंने विधायक कोष से बॉक्सिंग रिंग दिया है, मैंने विधायक कोष से
जो नेताजी सुभाष व्यायामशाला राजेंद्र स्टेडियम के नज़दीक है, वहाँ मैंने वेट लिफ्टिंग देने का काम किया है। लेकिन आपने इंडोर गेम के कई तरह के सुविधा दी, लेकिन जो आउटडोर गेम है कोई मैदान ऐसा नहीं है जो बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसके लिए राजेंद्र स्टेडियम एकमात्र वो स्थान है जहाँ के आउटडोर गेम्स हो सकते हैं। और मैंने राजेंद्र स्टेडियम के उन्नयन के लिए 10 लाख रुपए की राशि कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से दिलाया। अलबत्ता वो कुर्सियां पुनः फिर टूट गई हैं, दीवालों को ऊंचा किया गया, और वो जो आप ध्वजारोहण का जो मंच देख रहे हैं वो भी उसी राशि से उसका निर्माण हुआ है। और मैंने लगातार अभी भी प्रयास किया है कि अस्थाई तौर पर एक वहाँ कुर्सियाँ लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है वो टूट रही है। अस्थाई तौर पर उसके समाधान के लिए मैंने लिखा, और मुझे लगता है कि जब अगली सरकार गठित होगी तो विभाग निश्चित रूप से करेगी। और इतना ही नहीं, मैंने कटिहार प्रखंड के सिरनिया पश्चिम पंचायत के हपलागंज हाई स्कूल के कैंपस में भी मैंने स्टेडियम बनवाने का काम किया है। और मैं आपको थोड़ा इसको और विस्तारित करना चाहते हैं कि मिर्चाईबाड़ी में ITI के सामने लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर होंगे, फर्स्ट फ्लोर होंगे और सेकंड फ्लोर होंगे। ग्राउंड फ्लोर में योगा का अभ्यास होगा, फर्स्ट फ्लोर में इंडोर गेम्स होंगे और सेकंड फ्लोर में जिम इंस्टॉल किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो व्यायामशाला है, यह ऐसा नहीं है कि सभी जिलों में इसका निर्माण हो रहा है। कुछ एक जिला में होना था, तो मैंने अपने प्रयास से कटिहार को भी उसमें जोड़ने का काम किया। इसलिए यह भी कटिहार में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर उपलब्धि है। मैंने MBTA हाई स्कूल के कैंपस में जो ये बॉयज हॉस्टल्स है, उसमें मैंने एकलव्य का जो प्रोग्राम होता है, जहां बच्चे हॉस्टल में रहकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को सीखते हैं, उस एकलव्य सेंटर का भी मैंने निर्माण करा है। अलबत्ता जो अभी हॉस्टल का स्थिति है, बच्चे उसमें रह नहीं पाते हैं, वो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारे क्योंकि ये हाई स्कूल के हॉस्टल में ही एकलव्य सेंटर का संचालन हो सकता है, और उसके लिए बेहतर MBTA इस्लामिया हाई स्कूल का वो कैंपस था और वहाँ का हॉस्टल था, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्वरूप नहीं ले पाया। चलिए तारकिशोर जी, आप तो बहुत सारे विकास की बातें कर रहे हैं। आप अब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपके विकास हैं वो लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, कितना लोग इसे समझ रहे हैं कि देखिए तारकिशोर जी ने बहुत विधायक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जल जमाव को छोड़ दिया जाए, जिसके चलते हमारे कटिहार के लोगों को कष्ट भी हुआ, लगता है आपको क्या? हाँ, निश्चित रूप से। अरे हमारे जब मतदाता, हमारे लोगों को अगर कष्ट लगता है, ये उसकी पीड़ा मुझे भी होती है। जी। लेकिन है क्या कि हम विधायक हैं, हम सरकार नहीं है। बिल्कुल। और सरकार अपना काम करती है, विधायक अपना काम करता है। सरकार के सामने कई वित्तीय प्रोविजंस करने पड़ते हैं, तो उसके कारण कभी कभी किसी योजना को कार्यरूप लेने में विलंब होता है। लेकिन हमारी सरकार गंभीर है, हमारी सरकार तो आम लोगों की चिंता करती है। और मैं आपको बता दूं कि 2005 के पहले का कटिहार और आज के 15 वर्ष के कटिहार का तो तुलना आपको करना पड़ेगा जी। मुझे तो याद है कि जब मैं विधायक नहीं था तो एक ट्रांसफार्मर जब मोहल्ले में जलता था तो मोहल्ले के लोग चंदा करते थे, और 3-4 जॉब जब कलेक्ट होते थे तब उसको भागलपुर ट्रक से भेजा जाता था, और 10 से 15 दिनों में ट्रांसफार्मर मरम्मत होकर आता था, ट्रांसफार्मर लगता था, और बड़ा मेला का दृश्य होता था। जैसे लगे कि जिस दिन ट्रांसफार्मर लगता था, जैसे लगता था कोई त्योहार है उस दिन। और आज मैं तो आपको कुछ और बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि मैं जब विधायक बना तो 2006-07 के विधानसभा के बजट सत्र में
मुझे पहला मौका भाषण देने का मौका ऊर्जा विभाग पर लगा। ऊर्जा विभाग पायलट डिपार्टमेंट था और उस दिन मैंने मांग की थी ऊर्जा मंत्री से कि अगर बिहार में एक भी अगर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप खुलेगा तो कटिहार में निश्चित रूप से खुलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, उस समय के माननीय ऊर्जा मंत्री ने 3 स्थानों पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप के निर्माण की घोषणा की, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार। और कटिहार में TRW की स्थापना हुई विनोदपुर में, और उसके कारण आज सुबह अगर जला हुआ ट्रांसफार्मर भेजा जाता है तो शाम तक वो ट्रांसफार्मर फिर अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है और दूसरे दिन चार्ज होकर वो चालू हो जाता है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मैंने अपने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड और कटिहार नगर में 264 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में दो पावर सब स्टेशन की स्थापना कराई। हसनगंज में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। पहले पूर्व की सरकार ने हसनगंज को प्रखंड का दर्जा दिया, लेकिन कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, उसका मैं जिक्र करूंगा अभी आपको। लेकिन मैंने पावर सब स्टेशन वहां भी बनाने का काम किया, और एक पावर सब स्टेशन जो पोल फैक्ट्री है बरमसिया में, वहां मैंने स्थापना कराई। आज दोनों पावर सब स्टेशन से 8-8 फीडर निकालने की तैयारी है। कुछ फीडर निकले हैं, कुछ फीडर निकालने की तैयारी हो रही है, तो जिससे कि आज इतने 20 से 22 घंटा 24 घंटा तक भी विद्युत की आपूर्ति अभी हो रही है। मैं तो लगातार इधर के दिनों में भी भ्रमण के दौरान लोगों से पूछा है कि हो बिजली कितना मिले छे, तो लोग बोलते हैं नहीं भैया तो पावर सब स्टेशन पर लो, अब 22 से 24 घंटा बिजली मिले छो। तो यही एक उपलब्धि है, यही हमारी सरकार की और हमारी यही विश्वसनीयता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले की क्या स्थिति थी, उसको भी याद करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिसका जिक्र हमने पहले किया, पूर्व की सरकार ने कोई प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उसको उत्क्रमित करने का काम किया होता आप बतावें, लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूएंसी में कई एक प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में उत्क्रमित हुए। प्रत्येक पंचायत का एक मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुआ। तो देखिए ये सारी चीजें इसलिए दिख रही हैं कि कहीं न कहीं सरकार का संकल्प है। हम सबों ने बिहार के विकास के पटल पर एक नई इबारत लिखने का काम किया है, और वो कहीं न कहीं दिख भी रहा है। कुछ अब आने वाले, और कटिहार शहर में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटिहार शहर में विधायक कोष से और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से, आप उन दिनों को याद करें तरुण जी, जब तिनगछिया चौक से जब एक सड़क चली जाती थी कटिहार मनिहारी पथ पर, तो वहाँ भौराबाड़ी नाम का स्थान भी आज भी हुआ करता है। और उस समय भौराबाड़ी के पास में ठौना भर से ज्यादा ट्रक का चक्का नीचे डूब जाता था, लेकिन आज वो सड़क का निर्माण हमने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से कराया। इन ऐसा कहा जाता है कि पहले फंड जी मुख्य आखिर ये तिरगछिया चौक से फसिया होते हुए चांदनी चौक, और चांदनी चौक से हपलागंज कुरेठा पथ तक हमने सड़क का निर्माण कराया। और कटिहार शहर की आप बात करें, गर्ल्स स्कूल रोड का चौड़ीकरण और पेवर्स लगाने का काम हमने किया। विनोदपुर में नाला और सड़क बनाने का काम हमने किया। पानी टंकी चौक से पटेल चौक का सड़क बनाने का काम हमने किया। हरिगंज चौक से महमूद चौक का सड़क बनाने का हमने काम किया। महमूद चौक से NH की जो सड़क है जो डहरिया भट्टा तक वो मिसिंग लिंक में चला गया था, उसका ब्लैक टॉप कराने का काम हमने किया। इतना ही नहीं, चूना गली के अंदर जो जिसको धोबी टोला के नाम से जानते हैं, उसके चारों ओर सड़क बनाने का उसका निर्माण कार्य कराने का काम किया। इतना ही नहीं, चौधरी मोहल्ला से जब आप हरिगंज चौक जो जाते हैं उस सड़क का भी निर्माण हमने कराया है, मैं आपको जानकारी में दे देता हूँ। और भी अंदर के कई, और इतना ही नहीं, कटिहार का जो रेल क्षेत्र है, रेल क्षेत्र का जो वो उधर का पूरा इलाका है, हवाई अड्डा, गौशाला, मिर्चाईबाड़ी, बरमसिया, हृदयगंज,
उधर की सारी सड़कें, कटिहार मनिहारी पथ को आप छोड़ दीजिए, और मिर्चावाड़ी चौक से गेरावाड़ी पथ को और कटिहार पूर्णिया पथ को छोड़ दीजिए, तो सारी सड़कों का निर्माण हमने कराया। और इतना ही नहीं, मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता, और ये भेड़िया रेखा के अंदर की जो सड़क है उसका निर्माण हमने करा, ललियाही में जो दीपनारायण चौक तक की जो सड़क गई उसका निर्माण हमने कराया, बजरंगबली मंदिर से जो दीपनारायण चौक तक सड़क गई उसका निर्माण हमने करवाया। आपको लगता है तारकिशोर जी की विकास मुद्दा रहेगा, उसी मुद्दे के साथ आप वोट मांगने जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मेरा तो हम तो देखिए खुली किताब है, हम तो विकास के मुद्दे पर इस सरकार को लोगों ने तीन बार मौका दिया, चौथी बार भी मौका देने जा रही है, और इसलिए मैं विकास के मुद्दे पर ही बात करूंगा। लेकिन है क्या कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ होती हैं, फिर वो बिगड़ती हैं। जैसे अब कुछ जितनी कई सड़कें हैं जो अब नीचे हो गई है, उन सड़कों को अब उसका ऊंचीकरण करना होगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको करेंगे। इसके पूर्व इस तरह का अतिवृष्टि नहीं हुआ था, इसलिए उन सड़कों में पहली बार हुआ जल जमाव इतने लंबे अरसे तक रहेगा उसका आभास नहीं था। लेकिन इस बार की अतिवृष्टि जो बिहार के कई बड़ी शहरों को चपेट में लिया है, हमने देखा है। मैंने मुजफ्फरपुर में भी हमारे लोग हैं, उनसे भी ये बात किया, दरभंगा मैंने बात की, पूर्णिया बात की, पूरे बिहार सारी जगह पूरा बिहार उससे परेशान हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो इस बार अनुभव के द्वारा मिली हैं, तो आगे आने वाले दिनों में वो हमारी प्राथमिकताएं होंगी। मैं कटिहार के लोगों को यह आश्वस्त करता हूं। आपने देखा होगा कि 1987 में जब बाढ़ आया तो कई पुल और कई गांव के गांव दह गए, लेकिन इसके बाद जब हमारी सरकार आई, जब मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत जब बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ, तो हम लोग गांव में जाके पूछते थे कि हो 87 में कहाँ तक पानी एलर है, तो लोग कहते हैं कि नहीं भैया 87 में हे गाछ थोड़ा डूब गल रहन। तो उस हाइट तक हम लोगों ने पुल का निर्माण कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से 10 के बीच जब डंडखोरा प्रखंड भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में शामिल था, एक कार्यकाल में हमने 30 पुलों का निर्माण कराया था, जिसमें 20 पुल सिर्फ डंडखोरा में मैंने निर्माण कराया, 10 पुल में कटिहार ग्रामीण और हसनगंज था। लेकिन उसके बाद हसनगंज में भी ढेरुआ ऐसे जगह पर भी मैंने 2 पुलों का निर्माण कराया, और बंदेवार ऐसे जगह पर मैंने पुल का निर्माण कराया, और कई छोटी छोटी बड़े पुलों का हमने निर्माण कराया, और इस तरह के कई पुल हमने बनाए हैं। और आने वाले इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी इस तरह की जो प्रकृति कुछ घटित करती है, प्रकृति जब पीड़ा देती है तो उससे कुछ अच्छी चीजें भी निकलती है। प्रकृति ने एक अनुभव देता है, एक अनुभव दिया समझ कि हमें शहर की जल निकासी का और बेहतर प्रबंध क्या हो सकता है, जो परमानेंट हो, जी, जो अस्थायी तौर पर हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे मालिक हैं, जिनके भरोसे और जिनके विश्वास पर हमें सेवा करने को अवसर मिलता है, तो वो एक एहसास कराया है। और आने वाले दिनों में मैं कटिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं, इस एहसास का मुझे ध्यान है, और आने वाले दिनों में जब हमारी मजबूत सरकार बनने वाली है, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें मैं निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं विकास के लिए ही जाना जाता हूं। लेकिन तरुण जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 2005 से मैं लगातार विधायक हूं। उस समय जो 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का कोई बच्चा होगा, आज वो 20 साल का नौजवान हो चुका। उसने 2005 के पहले के बिहार को और कटिहार को नहीं देखा है, वो अभी का कटिहार देख रहा है। लेकिन सड़कें तो वही है, पुरानी है, और वो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, अलग अलग एजेंसियों से सड़कें बनती है, जिसके कारण वो भी एक बड़ा है। उन चीज़ों को भी मैंने नगर विकास के सामने रखा है कि जब सड़कें समरूप बने, ऐसा नहीं कि नगर निगम की ऊंचाई कुछ हो जाए, विधायक कोष की ऊंचाई कुछ हो जाए, समानांतर हो। हाँ, वो एक लेवल हो और उसमें तकनीकी तौर पर उसको ही किया जाए। और इतना ही नहीं, कटिहार में एक हवाई अड्डा है, मैंने प्रश्न करके उस हवाई अड्डा का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से
मैंने प्रश्न करके उसको घेराबंदी कराने का काम किया। आज पूरा हवाई अड्डा का घेराबंदी हुआ है। मैंने सरकार को कहा है अगर हवाई जहाज यहाँ रनवे नहीं बनना है, हवाई जहाज का एविएशन कोई मूवमेंट नहीं होना है, एविएशन का ऑपरेशन अगर नहीं होना है, तो आप उसको खेल स्टेडियम में उसका कन्वर्सन कीजिए और उसको खेल युवा और संस्कृति विभाग में उसको आप स्थानांतरित कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो ख्वाहिश है, अगर एविएशन नहीं होगा तो फिर उसको हमारे जो शहर के खिलाड़ी हैं उसका बेहतर उपयोग करेंगे। ये और इतना ही नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 हॉस्टल बनाने का काम किया। आज सुर तुलसी जो वित्त रहित कॉलेज है उसके कैंपस में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण करा। जननायक को हम लोग जब तक बिहार है, जननायक को लोग याद करेंगे और उनके नाम पर वहाँ पर उसका निर्माण हुआ। MBTA हाई स्कूल के कैंपस में भी वो हमने निर्माण करवाया। MBTA हाई स्कूल के तो आपको लगता है कि पिछले 15 सालों में आपने बहुत सारा MJM जो कॉलेज है, जो बच्चियों का कॉलेज है, महिलाओं का कॉलेज है, उसके कैंपस में भी अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का हमने निर्माण, लेकिन आज तक वो ओपन नहीं हो पाया, उसमें कोई रह नहीं पा रहा। जी, अब बच्चियां नहीं आ पा रही हैं। जी बिल्कुल, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। 2020 तो कहीं न कहीं हम सबों को मल्टी डायमेंशन में नुकसान किया है। पठन पाठन ठप है और विकास के कार्य ठप हो गए। कई ऐसी चीजें हैं 2020 ने कहीं न कहीं हम डैमेज किया, आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से। बिल्कुल, आर्थिक दृष्टिकोण। चलिए, तारकिशोर जी हमारे साथ बैठे हुए थे, डिबेट कर रहे थे। निश्चित रूप से कटिहार विधानसभा 63 में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास होने बाकी है। तारकिशोर जी लगातार दावे कर रहे हैं कि कटिहार में कई विकास कार्य किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि जनता इनके विकास कार्यों को कितना महत्व देती है। ऐसे में 7 नवंबर को चुनाव है और 10 नवंबर को गिनती होगी। फिर यह तय हो पाएगा कि विकास तारकिशोर जी के द्वारा किया हुआ कितना रंग लाया। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए तारकिशोर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आपके जो दर्शक और श्रोता हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका एक मजबूत सहयोग चाहिए, जिससे मैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके मैं जो कटिहार की कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं, जो आप एहसास करते हैं, तो उन चीज़ों को कराने में मैं सफल होऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।